नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ, राजधानी देहरादून, राजधानी रायपुर, राजधानी भोपाल, राजधानी मुंबई और राजधानी चंडीगढ़ की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 सितंबर को देवरिया दौरे पर आने थे, लेकिन मौसम में बदलाव के चलते उनके कार्यक्रम स्थल में परिवर्तन किया गया है और अब देवरिया चीनी मिल ग्राउंड में हेलीपैड जो है वो भी बनाया गया था। रुख करते हैं राजधानी देहरादून का, जहां उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़े पर पीसी के जरिए भगत जवाब देंगे। तीसरी तस्वीर राजधानी रायपुर से। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 माह से न्यायालय बंद है और इससे हजारों वकीलों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कोर्ट बंद होने से वकीलों के पास कोई काम नहीं आ रहा। चौथी तस्वीर है राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों के पीछे स्वास्थ्य सेवाओं में बरती जा रही लापरवाही को एक बड़ा कारण माना जा सकता है। अब रुख करते हैं राजधानी मुंबई का। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और अब छठी और आखिरी तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। किसानों को समर्थन देने के लिए एक्टर, पूर्व क्रिकेटर और कोच योगराज सिंह मैदान में उतरे। एक के बाद एक करके 2 वीडियो जारी कर उन्होंने किसानों को संदेश दिया कि वे उनके साथ हैं। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 सितंबर को होने वाले देवरिया दौरे जो है वो रद्द कर दिया गया है। मौसम में आए बदलाव के चलते उनके कार्यक्रम स्थल में परिवर्तन किया गया है। अब देवरिया चीनी मिल ग्राउंड में हेलीपैड बनाया जा रहा है। इसके पहले पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया गया था। मुख्यमंत्री के देवरिया आने के आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद देवरिया चीनी मिल ग्राउंड में हेलीपैड का निर्माण शुरू किया गया। टेंट डालकर स्विस कॉटेज सेफ रूम बनाया गया। बारिश से निपटने के लिए जर्मन हैंगर बनाया गया और दिन भर सफाई कर्मचारी परिसर को साफ करने में लगे। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों का हाल ये रहा कि बारिश के चलते हवाई चप्पल पहनकर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। ग्राउंड के चारों तरफ बैरिकेडिंग का काम दिन भर चलता रहा। बारिश होने के बावजूद तैयारी होती रही। हालांकि सीएम का ये जो दौरा है वो अब रद्द हो चुका है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज देवरिया का दौरा था, जो कि अब रद्द हो चुका है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के देवरिया आने की जानकारी मिलने के साथ ही तमाम जो कार्य हैं वो शुरू कर दिए गए थे, जिसमें चीनी मिल ग्राउंड में हेलीपैड का निर्माण कार्य हो, टेंट डालकर स्विस कॉटेज का सेफ रूम बनाना हो और बारिश से निपटने के लिए जर्मन हैंगर बनाया गया था। दिन भर सफाई कर्मचारी परिसर को साफ करने में लग चुके थे। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और वहीं अधिकारियों का, कर्मचारियों का ये हाल रहा कि बारिश के चलते हवाई चप्पल पहनकर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और ग्राउंड के चारों तरफ बैरिकेडिंग का काम दिन भर चलता रहा। और बारिश होने के बावजूद भी तमाम जो तैयारियां हैं वो चलती रही। हालांकि ये दौरा जो अब रद्द हो चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से इस वक्त हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, आज देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, जो कि रद्द हो चुका है। मुख्यालय से इसके संकेत मिलने के बाद से प्रशासनिक महकमा जो है उसमें हलचल जो है वो तेज हो गई थी और उनकी प्राथमिकता वाले कार्यों को रफ्तार देने में जो जिम्मेदार हैं वो जुट चुके थे। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे इस बाबत। देखिए लोकेश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ को देवरिया जाना था, जहां पर कोविड-19 का जो हॉस्पिटल बनाया गया उसका वो निरीक्षण कर सकते थे। इसके साथ ही वहां कई शिलान्यास कार्यक्रम थे, कई रोड ऐसी थी जिनको बनना है, जिनका शिलान्यास आज सीएम योगी आदित्यनाथ को करना था। 3 दिन से उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है और मौसम में बदलाव को देखते हुए अब ये दौरा रद्द कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से पूर्वांचल का जो मौसम है वो खासा खराब रहा है। ज्यादा बारिश वहां पर हो रही है, उसको देखते हुए दौरा रद्द किया गया है। इससे पहले जो हेलीपैड है वो चेंज
किया गया था, एक शुगर मिल में हेलीपैड बनाया गया था। पहले हेलीपैड पुलिस लाइन में था और जो अधिकारी थे वो दिन भर कल बारिश में भीगते हुए पूरी तैयारी करते रहे। जर्मन हैंगर बनाया गया था ताकि बारिश से किसी भी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन तमाम जो कवायद है वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे थे और मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं चुस्त और दुरुस्त जिला दिखाने के लिए डिवाइडर ले करके और पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का पूरा कार्यक्रम जो जिलाधिकारी कर रहे थे और जिलाधिकारी के साथ जो अन्य अधिकारी कर रहे थे, सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया आ रहे थे, इसलिए कार्यक्रम किया जा रहा था। लेकिन अब यह दौरा रद्द हो चुका है। अब ऑनलाइन ही वो शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे और जो भी देवरिया के विकास कार्य रुके हुए हैं आज उनको प्रगति दी जाएगी। जी लोकेश। पुनीत, जिस तरह से आपने देवरिया के विकास कार्यों की बात कही कि ऑनलाइन माध्यम से ये अब जुड़ सकेंगे, लोकसभा क्षेत्र देवरिया के जो सांसद हैं डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, उन्होंने मानसून सत्र में संसद में देवरिया में पूर्व प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण का मुद्दा उठाया था। अगर ये जो दौरा है वो रद्द नहीं होता तो क्या इस मार्ग को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा की जा सकती थी, या क्या लग रहा है वर्चुअल जो मीटिंग होगी उसमें ये चर्चा हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से रिंग रोड की चर्चा होनी थी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री को देवरिया जाना था, अगर मुख्यमंत्री देवरिया जाते तो जाहिर सी बात थी कि रिंग रोड को लेकर के सरकार का एक एक्शन प्लान है कि देवरिया में एक रिंग रोड बनाया जाए, उसको लेकर के विचार विमर्श भी चल रहा है। इसके अलावा कई अन्य रोडें ऐसी हैं जो वहां पर बननी थी। इसके अलावा स्कूल है, कॉलेज है, कोविड-19 का जो हॉस्पिटल बनाया गया है उसमें तमाम सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। उसको लेकर के सीएम योगी आज कोविड-19 हॉस्पिटल का दौरा भी करते। साथ ही देवरिया के जो दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पर कई रोडें प्रस्तावित थी और कोरोना काल के चलते लंबित हो गई थी, उनका भी शिलान्यास कार्यक्रम था। जल्द से जल्द उनको भी बनवाना है क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता से जो किए हुए वादे हैं वो पूरा करने का वक्त है। 6 महीने पिछले ऐसे ही बेकार हो चुके हैं क्योंकि कोरोना काल के चलते ज्यादातर काम लंबित हो गए थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार उन कामों को तेजी से आगे बढ़ा रही है ताकि जो भी काम पेंडिंग है वो जल्द से जल्द निपटाए जा सके। जी लोकेश। पुनीत, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जो प्राइवेट अस्पताल है वो बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आज जो ये दौरा होता तो क्या संभावना थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल और अन्य स्थानों का भी दौरा करते? जी बिल्कुल, आज अगर योगी आदित्यनाथ देवरिया जाते तो कोविड-19 का जो हॉस्पिटल बनाया गया है, जो ब्लॉक बनाया गया है उसका निरीक्षण करते, साथ ही जिला अस्पताल का निरीक्षण करते और जो बीजेपी के नेता हैं वहां के जिला अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते। इसके अलावा जो अन्य तमाम बड़े नेता हैं वो मुलाकात करते और जाहिर तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है उस लूट खसोट को लेकर के भी शिकायत होती है और कहीं ना कहीं कार्रवाई करती भी सरकार नजर आ रही है। देवरिया का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ बारिश और मौसम खराब होने की वजह से रद्द किया गया है, लेकिन आगामी कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री फिर देवरिया जा सकते हैं क्योंकि काफी शिलान्यास कार्यक्रम वहां पर करनी है। काफी विकास कार्य हैं जो पेंडिंग हो गए थे जिनको अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मुख्य धारा में लाना होगा। और जिस तरीके से आपने रिंग रोड की चर्चा करी, रिंग रोड को लेकर के भी वहां से जो सांसद है उनसे मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है और उसका भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द देवरिया वासियों को रिंग रोड का भी एक उद्घाटन करके एक उपलब्धि देवरिया के नाम करी जाएगी। पुनीत, आगे क्या कुछ जानकारी है इस बाबत? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा जो है वो तो रद्द हो चुका है, क्या वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया जाना है और इस जो मीटिंग होनी है इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे? देखिए, जो मीटिंग वर्चुअल होनी है उसमें डीएम देवरिया के साथ में वहाँ के जो सीएमओ हैं, एसडीएम है, एसपी हैं, तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही जो देवरिया रेंज के कमिश्नर हैं वो भी मीटिंग में शामिल होंगे और यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद में कानून व्यवस्था को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के चर्चा भी होनी है और जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री जो भी जिले के डीएम है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं। अच्छा काम करने वालों की सराहना करी है तो वही जिन्होंने लापरवाही करी उनके पेश करते हैं। आज सीधे तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं देवरिया से वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और अगर उनकी कोई शिकायत रहती तो जाहिर तौर पर कार्रवाई निश्चित है। जी पूरे जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि बारिश आने की वजह से ये जो दौरा था वो रद्द कर दिया गया, बारिश तो कल लगातार आ रही थी, इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या कुछ की गई थी प्रशासन द्वारा? देखिए, पहले पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया गया था और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड-19 और जो ब्लॉक बनाया गया उसका निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम जगह उनको जाना था जो पूरा एक्शन प्लान देवरिया जिला प्रशासन ने तैयार किया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से बारिश रुक रुक कर हो रही, जैसा कि मैंने आपको बताया। और पूर्वांचल के जो जिले हैं गोरखपुर, देवरिया, बलिया, यहाँ पर खासा बारिश हुई है। ऐसे में मौसम भी खराब रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो दौरा है वो रद्द किया गया है। आज वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ वहां का शिलान्यास करेंगे, लेकिन शिलान्यास के साथ ही साथ
वहाँ जो भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ और जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करके देवरिया का विकास कैसे किया जाए उसको लेकर के भी चर्चा होगी। और जाहिर तौर पर अगर कोई भी पदाधिकारी बीजेपी का या संगठन का शिकायत करता है जो कि जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल लूट मचाए हैं, आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, अगर इस तरीके की शिकायतें आती तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आज देवरिया में एक एक्शन भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आ सकती हैं। फिलहाल खबर मिल रही है कि खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा जो है वो रद्द कर दिया गया है। धन्यवाद पुनीत तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़े और किसान बिल पर विपक्ष द्वारा लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सब पर पीसी के जरिए भगत जवाब देंगे। कोरोना ने प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है, लिहाजा विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर हावी हो रही है, तो वहीं सरकार के ही कुछ विधायक सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बंशीधर भगत ने स्पष्ट किया था कि संगठन के साथ बैठक करने के बाद मीडिया को जानकारी दी जाएगी कि जो भी विधायक या संगठन या व्यक्ति पार्टी लाइन से अलग जाएगा तो उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी। लिहाजा कई बातों को लेकर यह प्रेस वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज प्रेस वार्ता करने हैं और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर और किसान बिल पर विपक्ष द्वारा लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पीसी के जरिए भगत अपना जवाब दे सकते हैं। कोरोना ने प्रदेश में हाहाकार मचाया है, लिहाजा विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार सरकार के ऊपर हावी हो रही है। और देहरादून से ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रतीक पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। प्रतीक, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे उत्तराखंड में कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का रिकॉर्ड भी बना है। और इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत प्रेस वार्ता करने वाले, क्या कोरोना को लेकर बातचीत क्या कुछ कर सकते हैं? और इसके पहले बंशीधर भगत खुद भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बिल्कुल लोकेश, सरकार के साथ लगातार गंभीर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में आज जो प्रेस वार्ता है वो काफी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता मानी जा सकती है। बंशीधर भगत वर्चुअल के साथ पत्रकारों को जोड़ेंगे और साथ ही 11:50 पर सारे पत्रकार को जोड़े जाएंगे। फिलहाल इसमें एक महत्वपूर्ण मसला ये भी नजर आता हुआ दिख रहा है, जो किसान का जो लगातार जो मामला उठाया जा रहा है बिल को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक आत्मनिर्भर किसान का मुहिम चलाने जा रही है। ऐसे में सभी जो विधायक यानी कि जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं संगठन के साथ प्रदेश भर में अपनी एक सभा करेंगे, जिसमें किसानों के हित की बात करते हुए बिल के बारे में जानकारी देंगे। पहले महत्वपूर्ण खबर ये प्रेस वार्ता में रखी जा सकती है। साथ ही कोरोना के जो संक्रमण लगातार जो फैल रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में संसाधनों की कमी सरकार जहां एक तरफ कह रही है तो वहीं विपक्ष इसको कमी संसाधन की कमी बताती जा रही नजर आती है और मौतों की संख्या भी लगातार प्रदेश में बढ़ रही है। तो दूसरी प्रेस वार्ता को लेकर ये कहीं ना कहीं एक अहम प्रेस वार्ता इसको लेकर भी कहा जा सकता है। और साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा भी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि प्रवासी बड़ी संख्या में प्रदेश में पहुंचे। ऐसे में विपक्ष लगातार बेरोजगारी की बात को भी उठाता नजर आ रहा है। और संक्रमण के तौर पर अगर देखा जाए तो बंशीधर भगत खुद संक्रमित हुए थे, जिसके बाद अब वो कहीं ना कहीं वर्चुअल के माध्यम से प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। इसमें माना जा सकता है कुछ महत्वपूर्ण मसले हैं इस प्रेस वार्ता में उठाए जाएंगे। जी प्रतीक, उत्तराखंड बीजेपी में पहले नाराजगी का भी दौर देखा गया। अपनी ही सरकार से खफा विधायकों की जो लिस्ट है वो लगातार लंबी होती जा रही थी। पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बिशन सिंह के नेतृत्व में पार्टी हाईकमान से मुलाकात के लिए दिल्ली भी गए। क्या लगता है, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से बंशीधर भगत नाराज हैं? और क्या इसे लेकर भी ये प्रेस वार्ता जो है वो महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? बिल्कुल लोकेश, विधानसभा एक दिवसीय विधानसभा सत्र का दिन था और उस वक्त जहां पर विपक्षी दल के 5 नेता सिर्फ हल्ला बोल रहे थे विधानसभा में, जिसके बाद लंच हुआ। लंच के बाद वॉकआउट किया कांग्रेस ने। साथ ही अब बीजेपी के जो कई विधायक थे वो कहीं ना कहीं सरकार को असहज करते हुए दिख रहे थे। राजेश शुक्ला हो चाहे फिर
चाहे पूरन सिंह वर्तवाल हो, उन्होंने सरकार पर ही सवाल उठा दिए, जिसपे सरकार कहीं ना कहीं असहज होती हुई दिखी है। आपको बता दूं, पूरन सिंह वर्तवाल ने एक सड़क को लेकर कहीं ना कहीं अपना मसला उठाया विधानसभा सत्र में, तो जिसके साथ उन्होंने कानून बनाने की बात की, तो जिसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं असहज होती हुई दिखी है। और साथ ही लगातार वो बिशन सिंह चौपाल हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बगावत तेवर दिखाए हैं। तो ऐसे में सरकार के साथ साथ जो बंशीधर भगत हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जब सवाल पूछे गए तो सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो पूरी चीजें हैं, जो विधायक लगातार कहीं ना कहीं संगठन के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, उनमें अनुशासनहीनता कार्रवाई की जाएगी। तो संगठन के साथ जो बैठक होनी थी उसमें कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया और मीडिया के सामने समक्ष ये पेश किया जा सकता है कि किस तरह की कार्रवाई इस बार होनी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता इसको लेकर भी मानी जा सकती है। जी प्रतीक, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं पार्टी के भीतर, जो विधायक हैं या फिर कोई विशेष व्यक्ति है या फिर कोई संगठन है, अगर पार्टी के खिलाफ जाता है तो इसके चलते क्या कुछ कार्रवाई की बातें सामने आ रही है? बिल्कुल लोकेश, अभी बीते दिनों पहले की अगर बात करें तो प्रणब चैंपियन विधायक खानपुर से हैं, तो उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। लगातार पार्टी के इतर से लगातार बयान देते नजर आए थे, तो फिलहाल 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनको पार्टी से वापस ले लिए। तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद उनको 1 साल बाद वापस ले लिए, माफी चाहूंगा, 1 साल बाद जब उनको वापस लिया गया तो कहा जा सकता है कि विधानसभा का चुनाव 1.5 साल वक्त है। तो फिलहाल निष्कासित करने का दौर अभी सरकार बीजेपी नहीं करना चाहेगी। फिलहाल कड़ी चेतावनी देने की बात की जा सकती है, क्योंकि अभी लगातार अब चुनाव है, चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं कैंपेन की जरिए लोगों को समझाने की प्रक्रिया लगी रहेगी। और ऐसे में जिस तरीके से जो विधायक बगावती तेवर अपना रहे हैं उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारी अपने मनमाने ढंग से जो काम कर रहे हैं उसको भी समझाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो अनुशासनहीनता के हिसाब से देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं चेतावनी देने की तैयारी की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। जी प्रतीक, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, बीजेपी के जो बगावती विधायक हैं उनके खिलाफ जिस तरह से आप बात कह रहे हैं, और ये भी आप बता रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, वो यहां पर समझाने का काम जो है वो भी करते हुए नजर आएंगे, इसके चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल लोकेश, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले भी इस चीज को लेकर समझा चुके हैं कि पार्टी लाइन से अलग ना हो। फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं काफी वरिष्ठ हैं और काफी बड़ा नेतृत्व वो संभाल रहे हैं, तो ऐसे में संगठन के साथ उनकी बैठक भी हुई होगी मुख्यमंत्री के साथ। क्योंकि अभी बीते दिन पहले मीडिया के सामने जब वो विधानसभा सत्र के दौरान के बाद जब ये घटनाक्रम हुआ, तो उसके बाद साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि संगठन के साथ एक बैठक की जाएगी, उसमें मुख्यमंत्री हो सकता है खुद भी शामिल होंगे और उन्होंने पूरी जग जाहिर पूरा सामने रखी होंगी सारी बातचीतों को कि किस तरीके से संगठन के साथ काम करना है। तो कहा जा सकता है कि पूरा मंत्रणा पूरी बैठक के साथ ये निर्णय लिया जाएगा कि जो विधायक पार्टी लाइन से अलग होकर जा रहे हो तो उन पर किस तरीके की कार्रवाई होनी, क्या कुछ उनको चेतावनी देनी है। क्योंकि सरकार की फजीयत भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे किसान का बिल हो या फिर कोरोना का आंकड़ा हो, चाहे बेरोजगारी का आंकड़ा हो। तो अब बीजेपी फूंक फूंक के कदम रख रही है, चाहे अपनों को साधने का प्रयास हो, चाहे प्रदेश में लगातार जो जनता कहीं ना कहीं अब रोष उत्पन्न करती नजर आ रही है, तो उसको भी साधने का प्रयास कहीं ना कहीं बीजेपी करती नजर आएगी इस प्रेस वार्ता में। बिल्कुल, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अपनी बातों को सामने रख सकते हैं। धन्यवाद प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 माह से न्यायालय बंद है और इससे हजारों वकीलों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कोर्ट बंद होने से वकीलों के पास कोई काम नहीं आ रहा और इससे उनकी आर्थिक हालात जो है वो खराब हो चुके हैं। घर चलाना मुश्किल हो गया और इससे परेशान वकीलों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आर्थिक मदद की मांग की। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 22 मार्च से न्यायालय बंद कर दिए गए हैं और इससे जिले के वकीलों का वकालत का जो काम है वो बंद हो चुका है। इसके अलावा नोटरी, दस्तावेज लेखक, टाइपिस्ट सहित अन्य लोगों का कामकाज बंद हो गया है। वकीलों की आय का कोई दूसरा जरिया नहीं है और इस कारण से अधिकांश वकीलों को अपने परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो चुका है। इसको देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से वकीलों को आर्थिक मदद के रूप में हर माह 10,000 रुपए देने की मांग की है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 माह से न्यायालय जो हैं वो बंद पड़े हैं और इसके चलते हजारों वकीलों के सामने रोजी रोटी का संकट जो है वो भी खड़ा हो चुका है। नमस्कार, मैं सागर पांडे, अधिवक्ता, जिला न्यायालय रायपुर में अपना व्यवसाय करता हूं और इस जो कोरोना महामारी है वो
उसके कारण 22 मार्च से लेकर आज सितंबर 30 सितंबर तक हमारा न्यायालय बंद है, जिसके कारण कि बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। खासकर जूनियर अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही समस्या का विषय है, क्योंकि उन्होंने अपना व्यवसाय अभी प्रारंभ किया है और इस तरीके की समस्या होने के कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ सीनियर अधिवक्ताओं को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वकील जो अधिवक्ता है वो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं कि इस तरीके की स्थिति आने पर कैसा किया जाएगा। इस तरीके की जो बंद की स्थिति है वो बहुत ही नई स्थिति है, जिसके कारण कोई योजना का निर्माण नहीं हुआ है। न ही शासन द्वारा कोई योजना का निर्माण है, न संघों के द्वारा किसी प्रकार की कोई योजना या किसी प्रकार के फंड का निर्माण किया गया है जिससे कि उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। इसलिए भविष्य को देखते हुए हमें कोई ना कोई ऐसे नए कदम उठाने चाहिए। अधिवक्ताओं के लिए कोई ना कोई योजना बनानी चाहिए और जल्द से जल्द न्यायालयों को खोलना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता परमेश्वर लाइव जुड़ चुके हैं। परमेश्वर, आपके पास आना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, कोरोना की मार से इस वक्त कोई भी अछूता नहीं है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 माह से न्यायालय जो है वो बंद पड़े हैं और इससे सैकड़ों वकीलों के सामने रोजी रोटी का संकट जो है वो खड़ा हो चुका है। कोर्ट के बंद होने से वकीलों के पास किसी तरह का कोई काम नहीं बचा है। क्या कुछ असर पड़ता नजर आ रहा है वकीलों के ऊपर? जी लोकेश जी, मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण जो है बहुत गंभीर और चिंता का विषय बन चुका है। दूसरी ओर ये न्यायालय पिछले 6 महीना से बंद होने के कारण अधिवक्ताओं गण एवं टाइपिस्ट, स्टैम्प वेंडर और नोटरी ऑफिसर, ये तमाम जो लोग कोर्ट के अंदर जो काम करने वाले हैं, खाली अधिवक्ताओं का ही नहीं, तमाम लोगों का रोजी और रोजगार जो है खत्म हो चुका है। आज इनका स्थिति इतना बुरा हो चुकी है कि खाने पीने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहे हैं। लोकेश जी, कई सारे लोगों का होम लोन है, कई सारे लोगों का कार लोन है। ये इसका EMI चुकाने में काफी दिक्कतें हो रहे हैं। फिर खाने का जो संकट है वो रोजी रोटी का वो तो बना ही हुआ है जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए पिछले 6 महीना से बंद होने के कारण अधिवक्तागण एवं और कई सारे लोग जो वहां काम करने वाले हैं उनका भी रोजी रोटी खतरे में है। ठीक है। दूसरी ओर सरकार को भी इसमें नुकसान है। सरकार का जो न्यायालय से राजस्व जो आते हैं वो पूरी तरीका से ठप है। तो कुल मिलाकर सरकार को भी इस राजस्व से नुकसान है जी। अच्छा, अधिवक्ता गण के द्वारा सरकार से 10,000 महीने का इन लोगों के द्वारा मांग किए जा रहे हैं और सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है नहीं लेती है वो बात की बात है। जिस तरह से परमेश्वर जानकारी मिल रही है, जो परेशान वकील हैं उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आर्थिक मदद की मांग की है, जिस तरह से आपने जानकारी भी दी। लेकिन इसके अलावा जो नोटरी, दस्तावेज लेखक हैं, टाइपिस्ट हैं, ये जो है उनका कामकाज भी बंद हो गया है। क्या इन्होंने भी अपने लिए कोई आर्थिक पैकेज की मांग को रखा है? नहीं, अधिवक्ता गण के इस मांग पे इनका मांग शामिल नहीं है और उन्हें अलग से मांग करना पड़ेगा। करीब इस जिला में 3,300 अधिवक्तागण हैं और 3,300 अधिवक्तागण के तरफ से यह मांग भूपेश बघेल सरकार से की गई है। जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या इन्हें आश्वासन दिया है कि जिस तरह से इन्होंने आर्थिक पैकेज की मांग की है, क्या इनकी मांगों को माना जाएगा? अभी सरकार की ओर से कोई तरह का इस मांग पे किसी प्रकार का समझ नहीं बना पाए हैं और अभी तक तो कोई ऐसा सूचना नहीं मिला है PMO ऑफिस से कि इनके ऊपर कोई परमेश्वर, ऐसे में जो आर्थिक संकट है उससे कैसे उबरा जाए, इस समस्या का निदान कैसे निकाला जाए, इसके लिए सरकार कितनी गंभीर नजर आ रही है?
देखिए, ये बढ़ते हुए संक्रमण पे सरकार किसी न किसी तरह से इस पे चर्चा करने के लिए या न्यायालय खोलने के लिए किसी प्रकार की चर्चा तो सामने आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी गंभीर समस्या यह बन गया है, प्रतिदिन के हिसाब से 3000 को लगभग पार किया जा रहा है। 3000 संक्रमण प्रतिदिन निकला जा रहा है। तो सरकार की ओर से अभी न्यायालय को खोलने के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है। तो जिस तरह से वकीलों के सामने लगातार रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि 6 माह से न्यायालय बंद है, ऐसे में ये वकील जो है रोजी रोटी के संकट से किस तरह से निपट रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत सारे अधिवक्ता गण हैं, वो प्रोफेशनल हैं और कोई काम उनके पास है नहीं न्यायालय के सिवाय। तो न्यायालय बंद होने के कारण घर पे पूरी तरीका से रोजगार ठप हो गए हैं और घर पे बैठे हुए हैं, और ये संकट जो है गहराते जा रहे हैं और रोजी रोटी का सवाल खड़ा होते ही जा रहे हैं। उनके पास ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे काम करके अपने जीवन यापन कर सके। तो वही मैं जानना चाहता हूं, परिवार का भरण पोषण जो है वो वकील किस तरह से कर रहे हैं, और ये अपनी मांगों को लेकर क्या किसी तरह का कोई ज्ञापन जो है वो भी सौंप सकते हैं? नहीं, अपने मांग भरण पोषण का जो सवाल है पिछले 6 महीने से बैठा हुआ है, इनके पास कोई काम ही नहीं है। कुछ कमा के रखे रहे होंगे जिसको लेके 6 महीना तक ले दे के चल गया है, लेकिन आगे बहुत गंभीर स्थिति बनने वाले हैं। ठीक है परमेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ और राजधानी की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों के पीछे स्वास्थ्य सेवाओं में बरती जा रही लापरवाही को एक बड़ा कारण माना जा सकता है। भोपाल में एक ऐसा ही मामला देखने में आया, जहां परिजनों ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल को खोल कर रख दिया, तो वहीं स्वास्थ्य अधिकारी मामले से बचते नजर आए। यहां एक कोविड के मरीज को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ा। भोपाल के कई बड़े प्राइवेट अस्पताल 24-24 घंटे इलाज के नाम पर मोटी रकम ऐंठने के बाद भी मरीजों को मौत का रास्ता दिखा रहे हैं। तो कोरोना मरीजों की मृत्यु दर जो है वो यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है।
भाई 1250 हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी आपको भी एक परिवार का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। ये क्या है, 1250 की हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि उधर के कर्मचारी और स्वास्थ्य से कर्मचारी मेरे को लगता है कि बिल्कुल गरीबों पर बिल्कुल विशेष ध्यान नहीं दिया जाता उधर। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से मेरी मांग है कि ऐसे सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे कोरोना जैसी महामारी बीमारी के अंतर को लेकर ये इसमें डेट हो रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कि स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारियों की इसमें पूरी मिली भगत है, इसमें गलतियां उन्हीं की कहलाई जा रही है। सरकार इसमें, मेरे कहने से है कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। आप भारतीय जनता पार्टी से ही है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में। देखो, सरकार तो है, सरकार से मेरा बस यही निवेदन कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि सरकार क्या है, ऊपर से जब अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी तो अधिकारियों के ऊपर जब उनके ऊपर प्रकरण दर्ज करा जाए, इनकी लापरवाही से किसी गरीब की डेट ना हो, तो सरकार से मेरी एक यही मांग है कि बिल्कुल इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जाए। इनके साथ लापरवाही हुई है तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उन पर जांच बिठाई जाए। तो उनके परिवार का यह आरोप है कि सरकार की कहीं ना कहीं इसमें पूरी लापरवाही भी हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की कहीं लापरवाही नहीं, सरकार सब जगह विशेष ध्यान दे जा रही है। क्योंकि क्या होता है, छोटे स्तर पर सरकार पूरी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आप देख रहे हैं सुविधाएं सब जगह दी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं ऐसा हो जाती है चूक, तो जिसमें के कर्मचारी हैं जो विशेष ध्यान नहीं देते हैं। परिवार का कहना है कि सुविधाएं सिर्फ नाम मात्र दी गई है। 1250 हॉस्पिटल में एक भी बेड अवेलेबल नहीं है, एक भी वेंटिलेटर की सुविधा अवेलेबल नहीं है, एक भी ऑक्सीजन की सुविधा अवेलेबल नहीं है, और ना ही कोई वार्ड बॉय वहाँ का कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को हाथ लगाता है या फिर कोई उसमें वार्ड में जाता है। देश ऐसी महामारी के दौर से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी क्या इसको सरकार को इस चीज़ को बड़े उससे नहीं देख रही? दुख की बात है, मगर मेरा ये कहना, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। किसी भी गरीब को किसी भी ऐसे कोरोना जैसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कुछ ना कुछ लापरवाही है, और शासन और प्रशासन की पूरी मेरी मांगे इन सब पर कार्रवाई की जाए। और ये जिस तरीके से आप बोल रहे हो उसमें ऑक्सीजन और ये सुविधाएं नहीं है, तो उन पर सुविधा स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उस पर विशेष ध्यान जाए, उसमें इस तरीके की सुविधाओं को। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसमें आश्वासन दिया था कि जो भी संभव मदद होगी वो की जाएगी। संभव उन्होंने कहा है तो बिल्कुल होगी, क्योंकि उनका काम अभी देख रहे हो आप चल रहा है, मतलब अस्पतालों में बिल्कुल आपको सुविधाएं मिलेंगी। अभी यहाँ विश्राम घाट में भी कोई नगर निगम कर्मचारी द्वारा या किसी भी शासकीय कर्मचारी द्वारा कोई सुविधा नहीं की गई। हाँ, परिवार के व्यक्ति ही इस बात से बड़ा, मुझे भी बड़ा दुख लगा। मैंने आके देखा यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव जैसे अब सोशल डिस्टेंसिंग आप इसमें कोई भी किसी प्रकार का अधिकारी नगर निगम कोई नहीं दिखाई दिया। इस तो मेरा कहना है कि नगर निगम कमिश्नर जी से मेरा पूरा निवेदन है, इन जितने भी यहाँ पे इनको नगर निगम कर्मचारियों को रखा हुआ तो उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। तो स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही की जो बात है वो सामने आ रही है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 10 सितंबर के बाद से रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं। इस बढ़ती संख्या को देखते हुए क्या अब भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो सतर्क नहीं है? बिल्कुल लोकेश, बताना चाहूंगा, जिस तरह से कोरोना मरीज और संकट को देखेंगे दो पहलुओं से हम देख, जिस तरह पूर्व में स्वास्थ्य कर्मचारियों की जिस तरह दुआई देते थे, वही आज कर्मचारी और लोग लापरवाही के चलते यहाँ पर कोरोना के मरीजों का मौत के रास्ते का संकट देखने आ रहा है। मजबूरन हमने भी नियम को ताक पर रखकर जब लगातार ये मामले सामने आए तो हमने कवरेज किया और देखा कि क्या जमीनी हकीकत है। तो मतलब इस मरीज को देखे और बात करें इनके परिजनों की माने और जिस तरह इनके पास साक्ष्य मौजूद है, तो 4 से 5 प्राइवेट हॉस्पिटलों में इनसे 24 घंटे इनको रखने के बाद इनसे मोटी रकम तो ली जाती है, जिससे भी परिजन जब नहीं परेशान होते हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए जो भी कीमत होती है चुकाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो इनको 2-2 बजे रात को बाहर कर दिया जाता है, और इनसे जो ऑक्सीजन हो या तमाम जो सुविधाएं केवल औपचारिकता ही नजर आती है। चूंकि प्राइवेट हॉस्पिटल को स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, WHO तमाम ऐसी सुविधाएं, तमाम इतना बजट मिलता है कि केवल औपचारिकता मात्र के तौर पर ये कोरोना के मरीजों को रखते हैं और इनसे मोटी रकम भी वसूलते हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से आप तमाम ये बातें बता रहे हैं, कोरोना मरीजों को भी दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। जिस तरह से प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या लगता है ऐसे में कोरोना मरीजों की जो दिक्कतें हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, उसके बाद भी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो यहाँ पर लचर होती हुई क्यों नजर आ रही है? देखिए लोग, जिस तरह से
प्राइवेट की बात करें, सरकार ने तो लगातार यहाँ रसूखदार लोगों को ही सुविधा मिलती है। थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव आता है, लक्षण दिखते हैं तो उनको सुविधा दिखी जा रही है, लेकिन शासकीय इतनी दुरुस्त व्यवस्था नहीं है कि इन मरीजों को बिना रसूख या बिना किसी आला अधिकारी के चलते इनको सुविधा मुहैया कराई जाती है। और कुछ अगर परिजन अपने इलाज के लिए जबरदस्ती या बात करते हैं तो इनको स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा पुलिस के माध्यम से पिटवाई भी जाता है, जो इस केस में भी मामला सामने आया। दूसरी तरफ अगर कोरोना का मरीज की मृत्यु होती है तो उसके लिए भी देखने में आता है कि बिना किसी शासकीय व्यवस्था के, क्योंकि सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस टाइम परिजन उस दुख में होते हैं, उनको कोई भी सुरक्षा नहीं दिखती है। वो अपने परिजन का दाह संस्कार करने के लिए सारे नियम ताक पर मजबूरी में करते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत ही दर्दनाक स्थिति उनके सामने निकलती है। सामने जो महिला दिख रही है, आप भी देख सकते हैं किस तरह स्वस्थ थी। यहाँ पर कई ऐसे मामले देखने में आए कि शुरुआती स्थिति कुछ और थी और जैसे ही जब वो अस्पताल जाती है तो उसको मौत का रास्ता भी तय करना पड़ता है, क्योंकि ये व्यवस्था ही कुछ ऐसी कर रखी है कि इनके लिए एक भी ऐसा कुछ नहीं मिलता कि इनका जीवन सुरक्षित हो सके। शैलेंद्र, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, बातें आप रख रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है, इस तरह की लचर स्वास्थ्य सेवा जो है वो सामने आने के बाद भी जो तमाम अधिकारी हैं वो यहां पर सख्त होते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? लेकिन अगर दो पहलुओं से देखें तो मीडिया भी इस जो बात है, वीडियो है, तमाम कवरेज है, इससे मीडिया को भी दूर रखा जाता है। मजबूरन जब लापरवाही देखी गई और हमने इसको कवरेज किया तो जाहिर सी बात है हमें भी कवरेज के लिए मुश्किलें, लेकिन अगर देखें तो वहां पर कवरेज के दौरान हमें भी कोई रोकने वाला नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना का जो मरीज है उससे काफी दूरियां और उसको सुरक्षित रखने के लिए शासकीय व्यवस्था होनी चाहिए। दाह संस्कार की बात करें तो उस टाइम पे भी जिस तरह परिजन लाश को उठाते हुए ले जा रहे हैं, तो देखिए कितना खतरा बहुत बड़ी लापरवाही है। शैलेंद्र, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, ये बात तो आपने मरीजों की बताई, अगर हम कोरोना योद्धाओं की बात करें तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है। और कोरोना से लड़ने के लिए सबसे प्रमुख हथियार जो है मास्क और ग्लव्स, ऐसे में क्या कोरोना योद्धाओं के लिए मास्क और ग्लव्स की जो शॉर्टेज है वो तो नहीं है? क्योंकि इसके पहले ऐसी भी खबरें आई थी और कोरोना से ऑक्सीजन की लड़ाई जो है उससे तो नहीं लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर छोटी सी बात कर सुरक्षा के एक भी ऐसी चीजें इन कर्मचारियों को नहीं दी जा सकती, तो इसमें साफ तौर पे आला अधिकारी जो है, आला कमान के जो लोग हैं, उनकी ये लापरवाही देखी जाती है, क्योंकि निचले अधिकारी को कमांड जो मिलेगी वही करेंगे, लेकिन जब उनके पास छोटी सी मास्क जैसी चीज नहीं होगी, वो कुछ भी अगर वो अपने स्वयं का ही खर्च करके अपने जीवन बचाने, उनकी मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ भी किट प्रोवाइड नहीं होगी तो सभी को अपनी जान का खतरा रहेगा। एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, मानते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी को करनी चाहिए, लेकिन जब उनको आला अधिकारी कमांड ही नहीं देंगे तो कैसे उनके ऊपर यह जिम्मेदारी तय होगी? उनके पास सुरक्षा की दृष्टि से मास्क के साथ साथ जो पूरी किट होती है कोरोना से बचाव के लिए, वो किट भी नहीं देते। औपचारिक मास्क की अगर बात करें तो लोग यहाँ पर कर्मचारी रूमाल या नॉर्मल जो मास्क होते हैं, बिना प्रूफ के जो मास्क होते हैं, उनको पहनते नजर आ रहे हैं। लेकिन शमशान में दाह संस्कार के बाद भी शासकीय जिम्मेदारी होती है कि एक बड़ा एक मौत का खेल ही है, हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे दाह संस्कार में जुटने वाले लोग काफी होते हैं, वो करीब जाते हैं, उनको उस टाइम दर्द नहीं होता है कि वो किस तरीके से मरीज से दूर तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं चिकित्सा स्वास्थ्य महकमे को सचेत रहना होगा और सरकार को भी इस बारे में सोचना होगा। धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की जांच अब बॉलीवुड में पूरी तरह से फैल चुकी है। आज इस केस में, इस कहानी में सबसे अहम और महत्वपूर्ण किरदार और बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका के साथ साथ उनके मैनेजर करिश्मा प्रकाश को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण और करिश्मा को आज आमने सामने बैठाकर एनसीबी पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक
करिश्मा ने 2017 के व्हाट्सएप चैट की बात को कबूल किया है, लेकिन खुद ड्रग्स की बात पर मुकर गई और कहा कि मैं सिर्फ सिगरेट पीती हूं। उन्होंने बताया कि दीपिका हेल्थ को लेकर बहुत ही सजग हैं, उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। आपको बता दें, दीपिका पादुकोण के साथ करिश्मा करीब 8 साल से जुड़ी हुई है, जबकि करीब 9 साल से क्वान में काम कर रही हैं और इसीलिए एनसीबी दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। करिश्मा क्वान कंपनी की मैनेजर हैं। तो आपको बता दें, आज दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बैठाकर हो सकता है कि उनसे पूछताछ की जाए। दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और करिश्मा के सामने बैठाकर एनसीबी दीपिका के साथ पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें, करिश्मा ने 2017 की जो व्हाट्सएप चैट है उसको कबूल किया है और ये सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। किसी भी वक्त ये यहां से निकल सकती हैं, क्योंकि आज एनसीबी दीपिका पादुकोण से पूछताछ करनी है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपिका के जो मैनेजर है करिश्मा, उनको भी दीपिका पादुकोण के सामने बैठाया जा सकता है और दोनों को आमने सामने बैठाकर ये जो पूछताछ है वो की जा सकती है और किसी भी वक्त अपने इस घर से दीपिका पादुकोण बाहर निकल सकती हैं और ये पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर में जा सकती हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट ने दीपिका पादुकोण की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और इस मामले में दीपिका की जो मैनेजर है करिश्मा को आज फिर से पूछताछ के लिए एनसीबी गेस्ट हाउस बुलाया गया है। ऐसे में क्या दीपिका और मैनेजर से आमने सामने पूछताछ होगी? जी लोकेश, देखिए, आज जांच एजेंसियों के लिए सहित जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा और अहम दिन है। जिस तरह से आज 3 बड़ी अभिनेत्रियों को जो है बुलाया जाएगा, सारा, श्रद्धा और दीपिका को जो है बुलाया जाएगा। जिस तरह से कल जो है रकुल प्रीत और करिश्मा के साथ करीब 7 से 8 घंटे पूछताछ में तमाम जानकारी जो है उन्होंने एनसीबी को दी है। एनसीबी ने तमाम जानकारियों के आधार पर जो है आज दीपिका के सामने पेश की जाएगी। दीपिका के सामने तमाम सवालों के जवाब रखे जाएंगे जो आज उनको देना है। जिस तरह से 2017 का जो चैट सामने आया था उसको करिश्मा ने कहने को कबूला है और करिश्मा ने साफ तौर पे कहा है कि ये दीपिका पादुकोण का ग्रुप है और वो खुद एडमिन रही है। सारी जानकारियां उनको जो है एनसीबी को दे दिया है। जी सत्यप्रकाश, इसी बीच में धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर ने भी एक स्टेटमेंट को जारी कर कहा था कि गलत खबर फैलाई जा रही है कि मेरे घर पर जो पार्टी हुई उसमें ड्रग्स कंज्यूम किया गया। क्या लगता है, करण जौहर का नाम भी दीपिका के बाद अब ड्रग्स स्कैंडल में सामने आ सकता है? जी लोकेश, जाहिर तौर पर देखिए, एक अहम जानकारी आपको दे दें कि एक दिन पहले जिस तरह से धर्मा प्रोडक्शन के क्षितिज प्रसाद को जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके एक दिन पहले उनके घर पे छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान उनके घर से जो है मारिजुआना जो है ड्रग्स बरामद किया गया था। तो जाहिर तौर पर इसी आधार पर क्षितिज को जो है एनसीबी अपने दफ्तर लाई थी, उनसे पूछताछ की गई थी। हालांकि अब यह भी बताया जा रहा है कि क्षितिज के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि उनके घर से जो है ड्रग्स बरामद हुआ था। जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले में करण जौहर जो है कहीं कहीं सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। करण जौहर का साफ तौर पे कहना है कि उनको फंसाया गया, वो कभी जिंदगी में ड्रग्स लेते नहीं है, न तो ड्रग्स जैसे बिजनेस को या ड्रग्स जैसे आदतों को बढ़ावा देते हैं। तो जाहिर तौर पर धर्मा प्रोडक्शन के साथ साथ जो है करण जौहर की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी सत्यप्रकाश, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सामने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की जो जांच है बॉलीवुड में पूरी तरह से जिस तरह से फैल चुकी है, तमाम बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के नाम आ रहे हैं। आज इस केस में, इस कहानी में सबसे जो अहम किरदार है बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका और करिश्मा से यह पूछताछ आज क्या एनसीबी के गेस्ट हाउस में होनी है और लगभग क्या कुछ समय तय किया गया इस पूछताछ का, और दीपिका पादुकोण अपने घर से कब निकल सकती हैं? देखिए लोकेश, दीपिका पादुकोण अब से थोड़ी बार यूं कहे तो करीब 9 बजे के आसपास अपने घर से निकलेंगी। उनको 10 बजे एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंचना है। देखिए, एनसीबी गेस्ट हाउस मुंबई के कोलाबा इलाके में उपस्थित है और एनसीबी दफ्तर जो है वो मुंबई, दक्षिण मुंबई के इलाके में उपस्थित है, जहां आपको बता दें कि सारा और श्रद्धा की पूछताछ जो है एनसीबी दफ्तर में की जाएगी और वहीं दीपिका की पूछताछ जो है एनसीबी के गेस्ट हाउस में की जाएगी।
हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि दीपिका से सबसे पहले अकेले में पूछताछ की जाएगी, उसके बाद दीपिका की पूछताछ जो है करिश्मा के साथ की जाएगी। जिस तरह से करिश्मा ने तमाम खुलासे जो है एनसीबी के सामने किए हैं। जी सत्यव्रत, जिस तरह से ये जानकारी मिल पा रही है कि हो सकता है कि एनसीबी करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बैठाकर ये पूछताछ करे, क्या लग रहा है आपको? जिस तरह से चैट की जो बात है उसको तो करिश्मा ने कबूल कर लिया है कि हां दीपिका से चैट हुई है, ड्रग्स मामले में तमाम बातें आई है सामने। क्या लगता है आगे करिश्मा अपने बयान में क्या कुछ कह सकती है? और साथ ही आपसे यहां यह भी जानना चाहूंगा, करिश्मा के अलावा दीपिका के साथ क्या रणवीर सिंह भी अपने घर से यहां से निकल सकते हैं कुछ देर में? जी नहीं, जिस तरह से रणवीर सिंह को से ने जो है एनसीबी से परमिशन मांगी थी, परमिशन जो है एनसीबी ने उनको नहीं दिया है, क्योंकि जांच एजेंसी का सवाल है। जब कोई बड़ी एजेंसियां जो है जांच करती तो ऐसे में किसी को भी साथ में रहना सही नहीं माना जाता, कानून प्रक्रिया के तहत उल्लंघन माना जाता। ऐसे में वो बाहर जरूर रह सकते हैं, लेकिन एनसीबी जो गेस्ट हाउस है वहां नहीं जा पाएंगे और दीपिका से अकेले में पूछताछ करें। वहीं दूसरी बात, जिस तरह से आपने पूछा कि क्या करिश्मा के सामने पेश पूछताछ की जाएगी, तो ज्यादा तौर पर जिस तरह से तमाम जानकारी करिश्मा ने जो है एक दिन पहले एनसीबी को दिया है, अगर दीपिका से पूछताछ के दौरान दीपिका कुछ झूठ बोलती है या कुछ बातों को जो नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, ऐसे स्थिति में जो है करिश्मा को दीपिका के सामने बिठाकर जो पूछताछ की जाएगी। जी लोकेश। सत्यप्रकाश, साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और इस वक्त तमाम जो पुलिस महकमा जो है वो भी दीपिका के घर के बाहर मौजूद है, सुरक्षा को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए दीपिका पादुकोण के घर से निकलने से लेकर एनसीबी के गेस्ट हाउस तक? देखिए लोकेश, दीपिका पादुकोण एक बड़ी सेलिब्रिटी है। लगातार जो जिस तरह से उनका नाम आया है, ऐसे में माना जा रहा है कि दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ने के साथ साथ उनके पति करण सिंह ने भी जो जिस तरह से डिमांड की थी कि उनको घबराहट, उनको डर लगता है। ऐसे में मुंबई पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दूसरी एक अहम बात है कि दीपिका पादुकोण की जब पूछताछ होगी उस दौरान एक महिला पुलिस ऑफिसर को भी रखा जाएगा, इसलिए कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि जिस मेरी पूछताछ हो रही थी उस दौरान कोई महिला अधिकारी नहीं थी, इसलिए मुझे दबाव बनाएगा, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है दीपिका के साथ मुंबई पुलिस के एक महिला अफसर भी मौजूद रहेगी। जी, आज पूछताछ होनी है और दीपिका किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती है। सत्यप्रकाश, क्या इससे पहले यानी कि कल शुक्रवार को दीपिका पादुकोण की कोविड-19 की जो टेस्ट है वो हो चुकी है? क्या उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है? देखिए लोकेश, आपको बताते हैं दीपिका पादुकोण जब गोवा से मुंबई आ रहे थे उसी दौरान उन्होंने टेस्ट करवा लिया था। हालांकि रिपोर्ट जो है एनसीबी को सौंप दिया है, एनसीबी के पास वो रिपोर्ट है, इसलिए जाहिर तौर पर आज दीपिका अपने घर से निकलकर सीधे एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंचेगी, जहां पे आज उनसे पूछताछ होनी है। सत्यप्रकाश, और हम जानकारी चाहेंगे कितना और समय रह गया दीपिका पादुकोण का अपने घर से निकलने में, और तमाम प्रोटोकॉल जो है उनकी किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, दीपिका पादुकोण के घर से अगर कोलाबा गेस्ट हाउस की दूरी की बात करें करीब 1 घंटे लगते हैं। हालांकि जिस तरह से मुंबई में लगातार ट्रैफिक रहती है उसको देखते हुए 1 से सवा घंटे की जो समय है निर्धारित किया गया, लेकिन 10 बजे दीपिका पादुकोण को जो है एनसीबी जो गेस्ट हाउस पहुंचना है, करीब 9 बजे के आसपास उनको निकलना है, जो अभी समय लगभग हो चुका है। अब किसी भी वक्त जो है दीपिका पादुकोण अपने घर से निकलकर एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना होंगी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप लगातार नजर रखिएगा और तमाम अपडेट हमें देते रहिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद तमाम चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कृषि विधेयकों के विरोध में कल शुक्रवार को आयोजित बंद का पंजाब में व्यापक असर रहा, जहां नेशनल हाईवे जाम किए जाने से आवाजाही पूरी तरह से बंद रही, ट्रेनें दूसरे दिन नहीं चली और इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं हरियाणा में पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में भी असर देखा गया, लेकिन बाकी हिस्सों में हालात जो हैं वो सामान्य रहे। पंजाब में 31 किसान संगठनों के इस विरोध प्रदर्शन को बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों, बस यूनियन और कर्मचारी व्यापारी यूनियन और कलाकारों का समर्थन मिला। किसानों को समर्थन देने के लिए एक्टर, पूर्व क्रिकेटर और कोच योगराज सिंह भी मैदान में उतरे। एक के बाद एक करके 2 वीडियो जारी करते हुए उन्होंने किसानों को संदेश दिया कि वे उनके साथ हैं और उनके लिए मर मिटने को तैयार हैं।
और इसके साथ ही उन्होंने पूर्व क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू को भी समर्थन दे दिया। उन्होंने सिद्धू से भी आगे बढ़कर पंजाब को बचाने की बात कह दी। अपने वीडियो में योगराज ने किसानों से कहा कि आप जहां खड़े होंगे आपके साथ खड़ा रहूंगा, जहां आप मरोगे आपके साथ मरूंगा, अगर सिर कटाने की जरूरत पड़ी तो सिर भी कटाऊंगा। इसके साथ दूसरे वीडियो में योगराज सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन कर दिया और उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू तुम आगे बढ़ो, पंजाब को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे जैसा लीडर चाहिए। जिथे तुसी खड़ोगे थोड़े नाल खड़ूंगा, जिथे तुसी मरोगे थोड़े नाल मरूंगा, जे सिर दी लोड़ पई सिर भी देऊंगा। मैं थोड़े हुक्म दा बन्निया, मैनू जिथे तुसी हुक्म करोगे मैं हाजिर हां। ते मैनू बस इक्को गल मैं कहना चाहना भी कोई किसी को ताज ना दे है, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है अपने निज बल से ले है। जे लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई दे नाल थोड़े नाल जिथे तक जाना है उत्थे तक जाऊंगा, भावें मेरा बंद कटिया जावे। मैं नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी यह गल कहना चाहना कि पुत्रा अगे लग, ते पंजाब नूं तेरी बहुत लोड़ आ, तेरे वर्गा लीडर चाहिदा है, तेरे नाल खड़ा ते दुनिया तेरे नाल खड़ी है, अगे लग के तुर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ एएनबी न्यूज के संपादक जगतार सिंह भुल्लर जी जुड़ चुके हैं। जगतार जी, कृषि विधेयकों के विरोध में कल पंजाब थम गया था और हरियाणा में जिस तरह से जो प्रदर्शन है वो भी नजर आया था और किसानों के समर्थन में योगराज सिंह जो है वो भी मैदान में उतर चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल लोकेश, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। और जिस हिसाब से पंजाब और हरियाणा ने किसानों ने आवाज बुलंद की है, जो भारत सरकार की तरफ से जो बिल पास किए गए वो निश्चित तौर पर वो बिल बहुत ही खतरनाक है, किसान के लिए भी, पंजाब के लिए भी, हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी। रही बात किसानों के साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां उन्होंने भी अपनी जरूर वहां सपोर्ट की है, लेकिन पंजाब के बहुत सारे तमाम ऐसे एक्टर सिंगर जो बॉलीवुड में भी काम कर चुके और बॉलीवुड में भी काम कर चुके, वो भी उस संघर्ष में शामिल हुए। रही बात जोगराज सिंह की, देखो जोगराज सिंह एक पंजाब के हमेशा अपने आप को पंजाब के एक पुत्र की तरह मानते हैं और जिस हिसाब से पंजाब की सियासत में नवजोत सिंह सिद्धू का चेहरा है, जिस हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब के लोग चाहते हैं, जिस हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू को एक बड़ा पॉलिटिशियन मानते हैं कि वो एक ऐसा सियासी लीडर है जो पंजाब का नेतृत्व कर सकता है। तो ऐसे में कल योगराज सिंह की जो अपील है वो निश्चित तौर पे एक बहुत ही बड़ी अपील है। उनको महसूस हो रहा है योगराज सिंह को कि पंजाब को अगर आगे बढ़ता हुआ देखना है तो उसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू को मैदान में कूदना पड़ेगा। तो जगतार जी, क्या लगता है नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो सक्रिय राजनीति में आगे आ सकते हैं, सूबे की सियासत में एक बार फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से श्रोमणी अकाली दल कह सकते हैं कि उनके भी जो सियासी जमीन उनकी भी खिसकी है, कांग्रेस पार्टी से लोग काफी सख्त है, आम आदमी पार्टी के पास कोई एक चेहरा नहीं है, लेकिन पंजाब के लोग महसूस कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा विकल्प है जिसपे दाव खेला जा सकता है, जिसपे लोग विश्वास कर रहे हैं। तो अब तो नवजोत सिंह सिद्धू का जिस हिसाब से 23 तारीख को वो करीब जब से उन्होंने इस्तीफा दिया, पहली दफा वो किसानों के हक में जब बाहर निकले, घर से बाहर निकले, तो निश्चित तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू भी अभी तोड़ मोड़ की सियासत देख रहे हैं कि पलड़ा किस तरफ भारी होगा। क्या पंजाब की जनता अगर वो मैदान में कूदते हैं तो पंजाब की जनता उनको वो मौका देगी जिस मौके की पंजाब की जनता तलाश कर रही है। तो चाहे जोगराज सिंह हो, चाहे बहुत सारे तमाम जो लीडर जो अलग अलग पार्टी को, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हो, चाहे सुखदेव सिंह ढींढसा जो अकाली दल से खफा हुए, वो भी चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को आगे आना चाहिए। तो एक जोगराज सिंह की आवाज नहीं, जो पंजाब के बहुत सारे लोगों की आवाज है कि अब जो मैदान है पूरी तरह तैयार हो चुका है, तो अब उस पर नवजोत सिंह सिद्धू को आ जाना चाहिए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की जनता चाहती है, पंजाब की जनता। जगतार जी, जिस तरह से आपने बात यहां पर कही कि नवजोत सिंह सिद्धू ये देख रहे हैं कि किसका पलड़ा जो है वो भारी है, क्या लगता है इस मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें या उनके जो कैबिनेट के सहयोगी हैं, क्या वो भी तोल मोल कर बोलने के पक्ष में है या फिर उनकी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए सबसे बड़ी बात जब भारतीय जनता पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू ने छोड़ी थी तो तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को बोला था कि अकाली दल से आप नाता तोड़ दो, अगर अकाली दल से नाता तोड़ देते हो तो नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी का
सिपाही बनकर ही काम रह गया, लेकिन वो गठजोड़ कायम रहा। लेकिन अब जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से बिल पेश किए गए हैं खेती को लेकर, तो वो पंजाब की जनता खफा, और लगता है कि वो बिल के चलते नवजोत सिंह सिद्धू की जो बीजेपी में एंट्री हो सकती, जो संभावना बनी थी, वो एंट्री अब बंद हो गई है। रही बात वो कांग्रेस पार्टी में टिकते हैं, क्योंकि हरीश जो रावत है उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो पंजाब में आने वाले, क्योंकि पंजाब के उनको पार्टी का प्रभारी बनाया गया। तो अब वो कैसे उनको मनाते हैं? अगर वो मनाते तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष बना सकती है? ये भी अभी चर्चा चल रही है। लेकिन क्या ये भी चर्चा है कि क्या आम आदमी पार्टी उनको मौका दे सकती है? जहाँ जो अकाली दल टकसाली बना हुआ पंजाब में, बादल दल को छोड़ के जो लोगों ने एक नया टकसाली दल बनाया, क्या उस टकसाली दल का नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू कर सकते? तो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए दरवाजे बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। वो नवजोत सिंह सिद्धू ने फैसला लेना है कि वो उनके लिए कौन सा घर अच्छा है, जो घर उनके लिए अच्छा होगा वो पंजाब के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सूबे की सियासत में एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो मैदान में उतर सकते हैं। धन्यवाद जगतार जी तमाम जानकारी देने के लिए और इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ ही राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।